नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी शर्मा इस समय रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में हूँ और इस समय हमारे साथ दिनेश नारायण सिंह जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं और आपका जो जीवन काल है 40 वर्षों तक इन्होंने संघ की सेवा की है और क्षेत्र के जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं। आपका सबसे पहले भारत की तस्वीर में स्वागत। धन्यवाद। आपसे हमारा सवाल ये है कि आपका जो एजुकेशन में देख पा रहा था, आप काफ़ी पढ़े लिखे वकील हैं और जिस तरीके से आज की राजनीति को जिस तरह नेता जुड़ते हैं जनता से, उससे अलग आप जनता के दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा क्या है और आपका अपना जो जीवन चक्र है उसके बारे में बताएं। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने विधि स्नातक की है, वहीं से स्नातक किया, विधि स्नातक किया। इसके बाद कुछ खेती गृहस्थी के काम धाम में थे, फिर 2-1 सालों के इंटरवल के बाद नहीं चाहता था कि कचहरी जाएं। कचहरी हमारे बाद प्रेरणा की बात नहीं थी। फिर हमको कचहरी जाना पड़ा और हम कचहरी जा कर के दीवानी की वकालत मैंने शुरू की और मैं वाराणसी कचहरी में दीवानी की वकालत करता हूं। और चूँकि पढ़ाई काल से ही हमने शेषाद्री जी को सुना था और उसके बाद हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तब से लगातार संघ का काम विभिन्न दायित्वों में जो संघ ने दिया उसका निर्वहन करते हुए आज हम भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय सह संयोजक हैं, चुनाव आयोग संपर्क विभाग के। वहाँ जो दायित्व मिला है उसमें काम कर रहे हैं। आप हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका थी और किस तरीके से आप जागृत करने की कोशिश करते थे? जैसा नाम ही से प्रकट होता है, हिंदू जागरण मंच 3 शब्द हैं। एक है हिंदू, दूसरा जागरण और तीसरा मंच। वह फोरम, वह प्लेटफार्म जो हिंदुओं को जागृत करे, हिंदुओं के हिंदुत्व को जागृत करे, उसके लिए हिंदू जागरण मंच था। इसके पहले आपने सुना होगा, कोई व्यक्ति है, किसी देवी देवता, दुर्गा पर टिप्पणी कर देना, कृष्ण पर टिप्पणी करना, शंकर जी पर टिप्पणी करना। हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो प्रतिमान हैं, हमारे जो आराध्य केंद्र हैं, उन पर टीका टिप्पणियाँ होती तो और हिंदू सहज रूप से स्वीकार कर लेता था, चुपचाप असहाय बैठता था। तो चूँकि हमारे आराध्य पर, हमारे देवी देवता पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे जीवन मूल्यों पर आघात होते थे, इसके जागरण के लिए हिंदुओं के बीच में काम करना हिंदू जागरण मंच का काम था और हम वह काम करते रहे। और चूँकि संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया, उसका बखूबी निर्वहन किया गत दिनों तक। आपके जीवन काल में मैंने देखा वकालत के तौर पे बतौर वकील आपकी एक बहुत बड़ी विजय है, यूनिटेक आंदोलन जो हुआ किसानों के लिए किया आपने और उनकी लड़ाई को लड़े और उनको फतेह भी दिलाई आपने। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, आंदोलन तो कई प्रकार के चलाए, लेकिन अभी आपने जो पूछा यूनिटेक का आंदोलन, तो उसमें एक किसान हैं पिलखनी गाँव के हरेंद्र सिंह जी, ये अपनी समस्या को लेकर के आए। यूनिटेक ने इनके चेक वेक नहीं दिए थे, कुछ इनके पैसे भी खा लिए थे लोग और इनको प्रेशर दे करके लिखवाया पढ़वाया था ज़मीन इनकी। तो ये मेरे संपर्क में आए तो हमने यूनिटेक के सब कागजातों को खंगालना शुरू किया और उसमें जब हमने देखा कि भाई इसमें तो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया गया और इस तरीके से किसानों की ज़मीन हड़पी गई है, ये सब चीज़ों को हम देखे तो हम 1-2 साल लोगों से आग्रह करते रहे, विभिन्न राजनीतिक दलों से जो भी लोग संपर्क में आए, हमके देखे भाई वहाँ 9 गाँव के किसान हैं, इनकी 1500 एकड़ ज़मीन हड़पी जा रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ करिए। सब लोगों से आग्रह करते रहे, लेकिन जब कोई कुछ नहीं सुना तो मुझको ऐसा लगा कि नहीं, इसको सड़क पर उतर करके इसको आंदोलनात्मक रूप देना चाहिए और उस पर फिर हमने आंदोलन 2015 में प्रारंभ किया। और शायद वही वो दौर था जो हमारे पास जानकारी है कि जेएनयू के प्रोफेसर आनंद कुमार जी, जो कि बड़े राजनीतिक अनुभव भी रहे, उन्होंने आपकी तुलना मोहनदास करमचंद गांधी से की कि एक ऐसा वकील था और अभी एक ऐसे वकील हैं। जी, ऐसा है। यहीं हम सब बैठे थे रोहनिया बाजार में, गांधी जी का एक मंदिर बना हुआ है, गांधी चबूतरा, गांधी तिराहे के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो गांधी तिराहे पर बैठ करके हम लोग 9 दिन का आंदोलन क्रमिक अनशन किया, प्रारंभ किए थे। लास्ट में वो 2 दिन के आमरण अनशन के रूप में भी वो बदल गया था। उसी अनशन के क्रम में उन लोगों का कार्यक्रम यहीं नागरिक प्रचारणी सभा में थी और उनको संपर्क में आया कि भाई वो किसानों का एक कोई आंदोलन है, तो वो मुझसे मिलने के लिए यहीं गांधी चबूतरा पर आए। सारी बातों को पूछे, उनको बताने के बाद तो उनको लगा कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा आंदोलन है, इस तरीके से किसानों के साथ अन्याय किया गया है। तो वो फिर माइक लेकर के वही भाषण दिए और भाषण में उन्होंने कहा कि भाई एक मैंने वो बैरिस्टर देखा था मोहनदास करमचंद गांधी, जो अदालत को छोड़ करके सड़कों पर लड़ाई लड़े, और दूसरे दिनेश नारायण सिंह जी हैं जो इस अदालती लड़ाई को सड़कों पर ले आकर के लड़ रहे हैं। तो उन्होंने वो तुलना की थी, सही सुना था आपने। आपको मैं बहुत करीब से समझ पाया हूँ कि आज के जो वकील हैं वो आंदोलन करते हैं, मतलब 2 पक्ष की लड़ाई को कभी भी समाप्त नहीं करते, लेकिन आप इस तरह की पहल करते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर ऐसी पंचायत करते हैं जिसमें 2 पक्ष एक हो जाएं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो वकील आप ये जो कार्य कर रहे हैं वो कितना सही है?
देखिए, वकील का मतलब ये होता है कि न्याय दिलाना, और न्याय दिलाने के फोरम केवल अदालत ही नहीं है। वह व्यक्ति की अगर समझ बढ़ा दी जाए तो व्यक्ति समझ के भी उसको ठीक कर सकता है। इसीलिए हमारा जो अभी कार्यालय जो यहाँ है उसमें संवाद से समाधान नाम है। इसमें हम जो भी काम करते हैं वो संवाद से ही समाधान करते हैं, और हमको लगता है कि अगर कायदे से किसी से बात की जाए तो अवश्य ही व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को बुराइयों को सब समझते हैं। लेकिन एक समाज में बात बन पड़ी है कि इसको हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, युगो बना के रहता है। ये चीज़ें गलत है। उनको प्रेरित करना चाहिए कि नहीं भैया, न्याय यही है, धर्म ये है, क्यों आप गलत तरीके से काम करते हैं। तो उनको समझा बुझा करके उनके मामले का निपटारा करना, निस्तारण करना, पंचायतन कर देना, ये बहुत अच्छा है और इसी से ही अंत हो सकता है। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे में एक मित्र हैं गिरिजेश त्रिपाठी जी, एक लेख उनका आया है। सामान्यतया 2 पीढ़ी उन्होंने कहा, वैसे 4 पीढ़ी 6 पीढ़ी भी हैं ऐसे मुकदमे, लेकिन सामान्यतया 2 पीढ़ी लग जाते हैं एक सिविल और रेवेन्यू के मुकदमों के निस्तारण में। अब 2 पीढ़ी तक वो न्याय पाने के लिए कहाँ व्यक्ति इंतजार करेगा, और 2 पीढ़ी में उसके घर में 6-8 पार्टीशन हो जा रहे हैं, कौन देखेगा कौन करेगा। तो अब थक हार करके व्यक्ति न्याय से वंचित होकर के बैठ जाता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है संवाद करके मामले को निपटा देना। आपने कई तरह के आंदोलन किए, उसमें धर्मांतरण वाला मुद्दा मेन है, और उसके बाद आपने जो है आरक्षण के लिए भी एक आंदोलन किया, उस आंदोलन के बारे में बताएं। आरक्षण की आंदोलन 2013 में हमने प्रारंभ किया, 13 से वो 15 तक चला, और उसको चलाया बखूबी अच्छी तरीके से। उसमें उद्देश्य यही था कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती, गरीबी किसी को भी आ सकती है। तो उसमें मेन हमारा जो प्रिंसिपल था, सैद्धांतिक रूप से जो हमने लोगों से कहा कि भाई गरीबी जाति देख कर के नहीं आती, तो जाति देखकर आरक्षण क्यों। अगर उसका आधार गरीबी है और आर्थिक आधार पर प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में वो व्यवस्था दी गई है, तो क्यों ये जातिगत आधार पर है। बहुत से ऐसे सवर्ण जाति के लोग हैं जिनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बेहद गरीबी में जी रहे हैं, और फिर भी उनको कोई सुविधा नहीं है। तो इनको आरक्षण होना चाहिए। तो जातिगत आरक्षण के विरोध में मैंने किया था, आरक्षण रहे लेकिन उसका आधार आर्थिक हो, इसके लिए वो आंदोलन चलाया था, और अंततः सरकार ने फिर 10% का आरक्षण दिया ही, आप सब जानते हैं उसको। जी बिल्कुल। आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी जो जिस तरीके से राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आप दावेदार हैं, तगड़े दावेदार हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ रोहनिया विधानसभा से, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये सवाल है कि जिस तरीके से आज के जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपना दायरा सीमित कर देते हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आप तरह तरह की योजनाएं करते हैं, गांव के बीच में जाते हैं। जैसा कि मेरे पास लिस्ट है कि आप आदर्श ग्राम प्रधान अभियान चला रहे हैं, ग्राम गौरव सम्मान अभियान है। वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में हमारी क्या भूमिका है, ये युवाओं को प्रेरित करने वाली जो बौद्धिक चर्चा करते हैं, इसकी ज़रूरत आपको क्यों आन पड़ी, अभी आपको क्यों लगता है कि महत्वपूर्ण है? देखिए, 2 महीने तक तो हम करीब पश्चिम बंगाल के चुनाव में वहाँ लगे रहे। चापदानी विधानसभा क्षेत्र में हम काम कर रहे थे वहाँ, और वहाँ के बाद जब 2 मई को मतगणना हुई, 2 मई को वहाँ विस्फोट शुरू हुए, वहाँ से हम फिर किसी तरीके से निकल करके और यहाँ आए। 2 मई को यहाँ भी पंचायत की गणना शुरू हुई थी, पंचायत के परिणाम आ चुके थे, तो 3 मई से हम लगातार चल रहे हैं। देखिए, जब हम ग्राम प्रधानों के उसमें आदर्श ग्राम प्रधान अभियान में जब हम क्षेत्र में निकले और ग्राम प्रधानों से मिले, बहुतायत सारे ग्राम प्रधानों से हम मिले, जो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के काशी विद्यापीठ खंड और कुछ आराजी लाइन खंड का पोर्शन जो पड़ता है, उसमें जब हम उनसे मिले तो हमको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोकतंत्र जिसकी हम दुहाई देते हैं वो कितना उसका रूप विवश हो चुका है। अब समझ लीजिए कि गाँव में प्रधानी का चुनाव है, और गाँव में बिल्कुल जैसे पूरे रात भर 1-2 दिन पहले मतदान के ऐसा वातावरण बना हुआ है, कोई शराब बांट रहा है, कोई मुर्गा बांट रहा है, कहीं पैसे बांट रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही हैं, कोई 100 नंबर 112 नंबर फ़ोन कर रहा है। एकदम वातावरण बिल्कुल आक्रांत बना हुआ है, अशांत बना हुआ है। सज्जन लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो हमको ऐसा लगा कि पूरा जो चट्टी चौराहा गली ये सब कैसे लोगों के गिरफ्त में चला गया है, वैसे असामाजिक तत्वों के गिरफ्त में चला गया है, और सज्जन लोग बिल्कुल दुबक गए हैं। इससे प्रेरणा लेकर के हमने कहा सज्जन शक्ति को भी जगाना चाहिए। तो हमने अब जो ग्राम गौरव अभियान आपने अभी बताया, तो उस ग्राम गौरव अभियान को शुरू किया। तो उसकी जो प्रथम श्रेणी थी, जहाँ से हमको वो बात मिली कि क्यों ग्राम गौरव अभियान चलाना चाहिए, तो वो आदर्श ग्राम प्रधान अभियान था कि वो जो व्यक्ति 12 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख खर्च करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, छोटा सा चुनाव लड़ रहे हैं, ये छोटे चुनाव में इतना पैसे का अपव्यय क्यों। तो इसके लिए हमको लगा कि नहीं, ये सज्जन शक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो अपने घरों में क्यों कैद हैं।
तो हम उस गांव के जो आदर्श बुनकर हैं, आदर्श बढ़ई हैं, आदर्श किसान हैं, उस गांव के आदर्श पढ़े लिखे जो IAS PCS से या ऐसे बड़े पदों से जो रिटायर्ड हैं, जो शिक्षित लोग हैं, किसी भी क्षेत्र के जो अपने गांव के आइकॉन हो सकते हैं, उनको जगाने का हमने प्रयत्न किया। तो उनको जाकर के महिमा मंडित करके उनको हमने माल्यार्पण कर, स्वागत कर, मोमेंटम दे, फिर उनसे हमने वार्ता की कि भाई आपने इस गांव का अन्न जल खाया, आप गांव ने आपका पोषण किया और यहीं से आपने शिक्षा दीक्षा ली और आप बड़े नौकरी में गए या बड़े दायित्व में पदों पर गए, वहाँ से आप सेवानिवृत्त हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी गांव के प्रति नहीं होती? गांव कैसे आपने खुला छोड़ दिया है और चट्टी चौराहा सब के सब जो है ऐसे आक्रांत लोगों के और अवांछनीय तत्वों के गिरफ्त में चला गया है। हम अपने बेटे को भेजते हैं सब्जी लाने के लिए और 5 मिनट नहीं बीता हम फ़ोन करने लगते हैं, भाई कहाँ रह गए? अब हम कितना डरे सहमे हुए हैं। हमको किस बात का डर है? तो हमको डर इसी बात का है कि पता नहीं वो बुरी संगत में न पड़ जाए, किसी से कोई लफड़ा ना हो जाए, वो जल्दी से आ जाए। मैं उससे बार बार प्रश्न करता हूँ। तो ये जो स्थिति है, क्यों ऐसा होगा कि मैं अपने गांव के चट्टी चौराहे पर भी अपने बच्चे को भेज के डरता हूँ, उससे सहमा रहता हूँ? इसका क्या कारण है? तो उसमें हमको लगा कि भाई आप अगर अपने गांव में, शहर में मकान बना लिया, ठीक है, साप्ताहिक कोई समय दे सकते हैं गांव में, या गांव में ही रहते हैं तो सबको बुला करके कहीं भी सामान्य बट्टी चोखा या सामान्य जो कंपटीशन देने वाले लड़के हैं उनके बीच में बैठ करके टिप्स देना, अच्छी अच्छी बातों को करना। किसी क्षेत्र में आप हैं, पंडित हैं, तो किसी राम चर्चा करना, किसी भजन कीर्तन की मंडली शुरू करना, किसी मंदिर की साफ सफाई शुरू करना, कुछ आदर्श चीज़ों को लेना चाहिए। मतलब आप आदर्श जो चीज़ें हैं उसको आप ले रहे हैं, तो इसी आदर्श चीज़ों के तहत आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, आपको लगा कि वो विधायक हैं, उसके आपने एक आंदोलन छेड़ दिया? आप मतलब आखिर किस बात से आपको लगता है कि ये करने की आवश्यकता पड़ गई आपको? अभी जितनी बातें आपने इसके ऊपर पूछी हैं वो सब के सब गैर राजनीतिक रही हैं और गैर राजनीतिक रहते हुए ही हमने किया है। न किसी पार्टी का झंडा था, न पार्टी का किसी का पोस्टर था, न कोई ऐसा चेहरा था जो किसी पार्टी में उच्च पदस्थ रहा हो। लेकिन जब हम इन सब चीज़ों से अनुभव प्राप्त किए तो हमें लगा कि व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जो स्थिति नीचे धरातल पर है, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए और राजनीति का या सत्ता का बड़ा योगदान है परिवर्तन के लिए। अब वो जमाना बीत गया कि पहले नीचे से परिवर्तन होता था, अब परिवर्तन ऊपर से होता है। जैसे आप मान लीजिए पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में अगर अकबर महान पढ़ाया जाता है तो कोई ऐसा दल आवेगा जो बताएगा नहीं राणा प्रताप महान, तब वो पढ़ा जाएगा, तब परिवर्तन आएगा नीचे की श्रेणी में। इसमें राजनीतिक फोरम बहुत ही आवश्यक है कि उसके साथ लग करके काम किया जाए। तो जितने राजनीतिक दलों को हमने देखा, वो राजनीतिक दलों में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा अगर किसी का सिद्धांत कुछ है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ही लगी। इसलिए हमने इच्छा जाहिर की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके राजनीति की जाए और क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाया जाए। फिर हमने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। आपने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, लेकिन आपके सीटिंग जो विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या जरूरत पड़ी? क्या लगता है कि वो अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाए, उसकी आवश्यकता है? जी ठीक है, आपने ठीक कहा। लेकिन जब क्षेत्र में हम घूमे टहले तो हमें लगा कि बहुत संतुष्टि लोगों ने जाहिर नहीं की उनके प्रति। तो हमें लगा कुछ और बेहतर व्यवस्था देने के लिए, कुछ और चीज़ों को करने के लिए अपनी भी उम्मीदवारी पेश की जाए। तो चुनाव होना है, हमने अभी अपनी उम्मीदवारी पेश की। अब जिसको पार्टी समझती है उसको देगी टिकट, जिसको पार्टी समझती है वो देगी टिकट। आपको पूरा भरोसा है कि आप जो अभियान कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ेगा, जिस तरीके से आप लगे हुए हैं? देखिए, हमारी पृष्ठभूमि संघ की है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। जिसको हमने इतने सालों से जिया है, हमारी अवस्था इसमें 60 साल होने को हो रही है, 40 साल से हमने काम किया है, 20 साल की अवस्था से हम संघ से जुड़े हैं। तो हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो सैद्धांतिक जो हमारे अंदर बातें हैं, और उसी के साथ ही हम काम करना चाहेंगे। हम अपने यहाँ जैसे अपने दूसरा नाम लिया बौद्धिक विमर्श का, वर्तमान सामाजिक राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें हमारी भूमिका, उसमें हम हर जगह पर हमने ये दारू, मुर्गा, रुपए, पैसे, इस सब का हमने विरोध किया है कि हम किस तरीके से अपने ज़मीर को बेचते हैं। हम तो उनसे कहते हैं कि भाई जो आपको अच्छा लगे उनको आप वोट करिए, लेकिन कृपा करके इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हटिए। अच्छा, आप टीवी चैनल वाले हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आप भी एक भारत के संभ्रांत नागरिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका काम मीडिया का प्रोफेशन है, आप वो कर रहे हैं। हम इस समय राजनीति का काम कर रहे हैं, राजनीति के प्रोफेशन में है। लेकिन आप क्या, आपके अंदर भी वो तड़प नहीं होती क्या कि भाई भारत का एक परिदृश्य बदलना चाहिए? ये सब क्या हो रहा है? इसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इसलिए ये दृश्य बदलना चाहिए। इसके लिए हमने ये मुहिम चलाया है। हम सबसे कहते हैं, अभी मेरा कार्यालय है,
एक भी व्यक्ति वहाँ पान बीड़ी सुरती सिगरेट किसी की कोई इच्छा नहीं जाहिर करता। हम लोग गुड़ रखते हैं, पानी पीते हैं, फिर अपने अपने कामों को करते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो हमारा एक ये कहना है, सोचना यही है कि नहीं, इस संदेश को समाज में लाया जाए, क्योंकि हमारी आज की राजनीति तो बिल्कुल उल्टी हो रही है। नहीं, राजनीति उल्टी हो रही है, उसमें ये सब चीजें तो प्रासंगिक है कि अगर ये नहीं हुआ तो कैसे लोग वोट देंगे। ये सही कर रहे हैं, लेकिन क्या हम भी वही करें? क्या हम भी वही करें? किसी न किसी को, जैसे अभी अब 370 नहीं हटने वाला था, 35 से नहीं हटने वाला था, कोई न कोई आगे आया ना, लगता था कि बहुत बड़ा पहाड़ है। तो ये दारू मुर्गा तो बड़ी छोटी चीजें हैं। अगर व्यक्ति मन बना करके सैद्धांतिक रूप से अगर कूद जाए, इसको लगे, अभी आपने देखा होगा वहां नॉर्थ ईस्ट में एक साइकिल वाला जीता है, कौन सा दारू मुर्गा बांटा होगा? तो ऐसे ऐसे जब आपको अपने मूल्यों को स्थापित करने के लिए अपने मन से लगना होगा, और जब आपके हृदय से कोई बात निकलती है तो जनता में उसकी अपील पहुंचती है और जनता उसको स्वीकार करती है, और हमको बिल्कुल लगता है कि जनता इसको स्वीकार करेगी। जनता स्वीकार करेगी। मानस और संघ में प्रशिक्षण आपकी पुस्तक है, आपने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, पुस्तक लिखते हैं, तो ये भी हमें लगता है जनता तक दिल से पहुंचने की कोशिश है। नहीं, हम चूँकि संघ में हम सबों के बौद्धिक लगते थे, हम सब जाते थे, तो वहाँ स्वयंसेवकों के बीच में या सामान्य जो नागरिक बुलाए जाते थे कार्यक्रमों में, उसमें अपने भाषण, जिसको बौद्धिक बोलते हैं संघ में, उसमें हम सब देते थे। तो वो सब मटेरियल मेरे पास थे। अब हमें बड़ा दुख भी होता है कि अब हम संघ में नहीं हैं, लेकिन हमारी जो प्राणवायु है वहीं से संचारित करती है हमको। तो हमने सोचा कि जो हम बोलते थे क्यों ना उसका संकलन किया जाए। तो उसको संकलित करके ऐसे छोटी छोटी पुस्तिकाओं के रूप में हम उसको लिख रहे हैं, और वो सराही जा रही है, लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा है, तो बड़ी खुशी मिलती है। अंत में आपसे सवाल ये है कि अगर जो चुनाव हो रहा है इसमें लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, शिवपाल चाचा भी मिल चुके हैं, और लड़ाई है जोरों की योगी जी से, जो भारतीय जनता पार्टी से है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार सरकार आपकी एजीटी जो जितनी सीट थी उतनी रहेगी, या कुछ घटेगी बढ़ेगी, या आपको लगता है कि पूर्ण बहुमत हो जाएगा? नहीं, सीटें तो बढ़ेंगी, आप इसको निश्चित मान लीजिए, सीटें बढ़ेंगी, लिख लीजिए, मैं आज कह रहा हूँ। और आप किसी भी राजनीतिक दल का आधार क्या है ये काउंट करता है। आप समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा से कोसों दूर है। एक इत्र के व्यवसायी के घर मिलते हैं 300 करोड़, ये कौन सा समाजवाद है भाई? एक घर में है 28 ठो लाल बत्ती नीली बत्ती मिलाकर के, कौन सा समाजवाद है भाई? तो ये समाजवाद से कोसों दूर है। इनको समाजवाद का अर्थ ही नहीं पता है, ये केवल नाम लेते हैं लोहिया जी का, जयप्रकाश जी का। समाजवाद तो है नहीं। समाजवाद अगर कहीं है तो वो राम राज्य में है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। राम बैठ करके अपने सिंहासन पर प्रजा के नाम जब संदेश करते हैं तो वो बोलते हैं, जौ अनीति कछु भाखो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। इससे बड़ा समाजवाद क्या चाहिए? राम बैठ करके, राम जैसा चक्रवर्ती सम्राट बैठ के बोलता है कि जो अनीत कछु भाखो भाई, जब मुझसे कोई अगर गलत बातें हो जाती है, अनीत की बातें हो जाती हैं, तो डर को त्याग करके मुझको रोक देना, टोक देना। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या चाहिए? और आप देख लीजिए किसी समाजवादी पार्टी के नेता में इतनी दम है कि वो अखिलेश के खिलाफ बोल करके वहाँ जिंदा रह सके, मायावती के खिलाफ बोल करके कोई बहुजन समाज पार्टी में जिंदा रह सके, सोनिया और राहुल के खिलाफ बोल करके कोई कांग्रेस में जिंदा रह सके? आप बता दीजिए एक भी नाम। और हमें भारतीय जनता पार्टी को, मैं आपको बता रहा हूँ, कितने ऐसे सांसद हैं, मंत्री हैं जो आलोचना के बाद भी पड़े हुए हैं। आप उनके नाम जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र अगर कहीं है तो राम राज्य में है, और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। इसलिए यह पार्टी चिरंजीवी है और इसके भविष्य हैं। बाकी तो सब कोकुरमुत्ते की तरह हैं, आज के दिन राजनीतिक दल पैदा हुए, कल समाप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत की तस्वीर के साथ बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे दिनेश नारायण सिंह, जो वरिष्ठ वकील हैं और रोहनिया विधानसभा से प्रबल दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने विस्तार के साथ चर्चा की कि किस तरीके से राजनीति का जो है परिदृश्य बदल रहा है, और एक गंभीर राजनेताओं की आवश्यकता है इस समय, वास्तव में इसकी दरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए भारत की तस्वीर के साथ।